नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब की समीक्षा पर बात करने वाले हैं। ये किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये किताब 1997 में आई थी, पर आज भी इसकी चर्चा खूब होती है। ये वित्तीय शिक्षा वाली श्रेणी में आती है। बिल्कुल। तो आज हम सीधे किताब पर नहीं बल्कि इसकी समीक्षा के जरिए इसके जो मुख्य विचार हैं और जो आलोचनाएं हैं उन पर गहराई से बात करेंगे। सही है। तो किताब का जो मूल आइडिया है वो तो शायद सब जानते ही हैं। दो पिताओं की सोच का फर्क। एक है पुअर डैड, पढ़े लिखे पर आर्थिक रूप से परेशान। और दूसरे रिच डैड, जो कम पढ़े लिखे हैं पर प्रैक्टिकल दुनिया में, मतलब पैसे के मामले में काफी सफल हैं, समझदार हैं। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि यह समीक्षा पारंपरिक शिक्षा और जो असल दुनिया की वित्तीय समझ है उसके बीच के फर्क को कैसे देखती है और इसके मुख्य सबक क्या निकलते हैं समीक्षा से। किताब का जो केंद्रीय संदेश है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है, ये बहुत बहुत शक्तिशाली है। हाँ, ये सिर्फ कहावत नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोच में, एक माइंडसेट में बुनियादी बदलाव की बात है। और समीक्षा कहती है कि शायद यही कियोसाकी की सबसे बड़ी अपील है। अच्छा, तो इस बदलाव की तरफ पहला कदम क्या है समीक्षा के हिसाब से? वो है वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी जिसे कहते हैं। समीक्षा के अनुसार कियोसाकी का सबसे बड़ा योगदान शायद यही है कि उन्होंने संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी यानी लायबिलिटीज का जो फर्क है उसे बहुत सरल बना दिया है। हाँ, बहुत सरल तरीके से समझाया। हाँ, तो संपत्ति वो जो पैसा जेब में डाले और देनदारी वो जो पैसा निकाले। यही ना? जी, बिल्कुल यही। समीक्षा कहती है कि ये सरलीकरण बहुत ताकतवर है, आम आदमी के लिए समझना आसान है, पर यही पर समीक्षा एक चेतावनी भी देती है। अच्छा, क्या? वो कहती है कि ये परिभाषा जो है ये पारंपरिक अकाउंटिंग से थोड़ी अलग है और असल जिंदगी में, खासकर जब थोड़े जटिल निवेश की बात आती है, तो ये जरूरत से ज्यादा सरलीकरण कभी-कभी मतलब गुमराह भी कर सकता है। ये जरूरी पॉइंट है। मतलब शुरुआती समझ के लिए तो ठीक है, पर आंख बंद करके इसी पर नहीं चल सकते। अच्छा, समीक्षा एक और बात पर जोर देती है कि सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि किताब का ये एक और मजबूत पक्ष है कि वो आय के कई स्रोत बनाने पर जोर देती है, खासकर पैसिव इनकम, जैसे कि रेंटल इनकम। हाँ, जैसे किराए की आय हो गई, या स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा है, या फिर अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस। ये चीजें आज के जो अनिश्चित अर्थव्यवस्था है उसमें शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ भी समीक्षा थोड़ी आलोचनात्मक है। वो कहती है कि किताब ये तो बताती है कि क्यों करना चाहिए, पर कैसे करना है इस पर फोकस उतना नहीं है। अच्छा, मतलब मोटिवेशन तो पूरा है पर प्रैक्टिकल स्टेप्स शायद कम है। हाँ, कुछ वैसा ही। और इसी से जुड़ा है वो सोच या माइंडसेट वाला पहलू। समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? क्या सच में अमीर और गरीब में सोच का ही सबसे बड़ा अंतर है? देखिए, समीक्षा ये तो मानती है कि मानसिकता बदलना, खासकर अपने डर पर काबू पाना और वो जो सेल्फ डाउट होता है ना, हाँ, हिचक। हाँ, उस हिचक पर काबू पाना ये वित्तीय सफलता के लिए जरूरी है, जैसा कि कियोसाकी कहते हैं। पर समीक्षा ये भी इशारा करती है कि सिर्फ सोच बदल लेना ही काफी नहीं होता। मतलब जो बाहरी सच्चाइयां हैं, जैसे बाजार कैसे चल रहा है, इकोनॉमी कैसी है, ये जो सिस्टम में ही कुछ बाधाएं होती हैं, किताब इन चीजों को थोड़ा नजरअंदाज करती हुई लगती है। समीक्षा ने इस बात पर उंगली उठाई है। तो ये सिर्फ सोच बदलो सब बदल जाएगा वाला मामला नहीं है। अच्छा, और शिक्षा व्यवस्था पर जो किताब की टिप्पणी है कि स्कूल नौकरी करना सिखाते हैं, पैसा कमाना नहीं, समीक्षा उसे कैसे देखती है? समीक्षा इस आलोचना से काफी हद तक सहमत दिखती है। वो मानती है कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है वो प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज देने में अक्सर कामयाब नहीं रहती। हाँ, ये तो अक्सर महसूस होता है। जी, और समीक्षा इसे कियोसाकी के सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक मानती है। लेकिन समीक्षा किताब की कुछ कमजोरियों का भी जिक्र करती है। जैसे कि क्या कमजोरियां? एक तो कुछ विचार बार बार दोहराए गए लगते हैं, काफी दोहराव है। अच्छा। दूसरा, जैसा हमने पहले भी कहा कि एकदम स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल सलाह की थोड़ी कमी महसूस होती है। समीक्षा ये भी कहती है कि कुछ उदाहरण जो दिए गए हैं, जैसे रियल एस्टेट से फटाफट अमीर बनने वाले किस्से, वो शायद आज के माहौल में उतने सही न बैठें या उन्हें दोहराना उतना आसान ना हो। तो पढ़ने वाला अक्सर सोच में पड़ जाता है कि ठीक है, सुन लिया, पर अब मैं करूं क्या? सही बात है। तो ये सब देखते हुए समीक्षा के हिसाब से ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? समीक्षा का निष्कर्ष ये है कि ये किताब उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है जो अपनी फाइनेंशियल सोच को चैलेंज करना चाहते हैं, खासकर युवाओं के लिए
छात्रों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए। मतलब जो पारंपरिक रास्ते से हटकर सोचना चाहते हैं। हाँ, जो वो पढ़ो, नौकरी करो, रिटायर हो जाओ वाले ढर्रे से बाहर निकलकर आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं। ये किताब आपको क्या सोचना है, ये बताने में काफी अच्छी है। भले ही कैसे करना है, उसमें थोड़ी कसर रह जाती हो। तो अगर हम समीक्षा से मिले जो मुख्य सबक है, उन्हें संक्षेप में कहें तो वो क्या होंगे? हाँ, तो संक्षेप में समीक्षा इन बातों पर जोर देती है। पहला, संपत्ति और देनदारी का जो प्रैक्टिकल फर्क है उसे समझें और संपत्ति बनाने पर फोकस करें। ठीक है। दूसरा, पैसे को अपने लिए काम करने दें, न कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहें। तीसरा, फाइनेंशियल रिस्क से डरने की बजाय उन्हें समझना सीखें और मैनेज करना सीखें। और चौथा, ये मानना कि वित्तीय शिक्षा उतनी ही जरूरी है या शायद उससे भी ज्यादा जितनी हमारी पारंपरिक शिक्षा। तो ये थी रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पर आधारित एक समीक्षा से मिली कुछ खास बातें और नुक्ते। ये साफ है कि समीक्षा इस किताब को वित्तीय सोच बदलने वाली एक महत्वपूर्ण किताब मानती है, भले ही उसकी अपनी कुछ सीमाएं हों। जी, ये हमें याद दिलाती है कि आर्थिक सफलता के लिए सिर्फ डिग्री ही काफी नहीं है, बल्कि सही वित्तीय समझ और सही मानसिकता विकसित करना कितना जरूरी है। और ये पूरी चर्चा एक बड़ा सवाल भी पीछे छोड़ जाती है, जिसे समीक्षा भी कहीं न कहीं छूती है। वो ये कि अगर वित्तीय साक्षरता इतनी ही बुनियादी और ज़रूरी है, तो फिर इसे हमारी जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली है, उसका एक अभिन्न हिस्सा क्यों नहीं बनाया जाता? ये वाकई सोचने वाली बात है।